हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस समय हम होम साइंस का फिजियोलॉजी का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। और हर एक पार्ट, जो भी पार्ट हम फिजियोलॉजी का डिस्कस करेंगे, उसमें मान के चलिए कि जितने भी क्वेश्चन आपसे रिलेटेड कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे आपका वो टीजीटी, पीजीटी हो, एलटी हो, या किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर एक क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो कल जितना पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मैंने लंग्स का डायग्राम बना के दिया था, हालांकि पीछे बोर्ड्स पर अभी भी बना हुआ है वो। तो इसमें मैंने आपके सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे, समझा करके आपको बता दिया था मैंने। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स और है जहाँ से मैं रिपीट करूँगा, और रिपीट करने के बाद इसका स्टेप टू स्टेप मैं क्लासिफिकेशन एक का बता दूंगा। जैसे मेरे लैरिंग्स का मैं बता दूंगा, लैरिंग्स से साउंड का प्रोडक्शन, लैरिंग्स में कहाँ से एग्जैक्टली साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। साउंड आता, आवाज़ कहाँ से आता है। ठीक है। और इसको मैं क्लासीफाई करके ब्रांच वगैरह जो इसका है, ब्रोंकस है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, और लंग्स का हर एक पार्ट डिवाइड करके फिर से मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको समझने और पढ़ने में क्या हो जाए, बहुत ही आसान हो जाए, और हर एक पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो कल हमने बताया था, ये जो लंग्स का पूरा मैंने डिस्कस कर लिया था, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जो इसे हम लोग एपेक्स बोलते हैं, इसे एपेक्स बोलते हैं, ऊपर का जो पार्ट होता है। और नीचे का ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग बेस बोलते हैं, इसे हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है। तो ये ऊपर का पार्ट एपेक्स हो गया, ये नीचे का पार्ट क्या हो गया, ये बेस हो गया। और ये जो लंग्स का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये लंग्स का शेप कैसा होता है, पूछा जाता है, आकार कैसा होता है, तो ये कोनिकल शेप होता है। ठीक है। कैसा होता है, ये कोनिकल शेप होता है। ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हमारा लंग्स का हो गया। अब इसके बाद हम लैरिंग से स्टार्ट करेंगे, या अदर इसका पार्ट डिस्कस करेंगे स्टेप टू स्टेप। ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखिए, अगर मैं लैरिंग्स की बात करूं, लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसे हम लोग स्वर यंत्र या स्वरतंत्र बोलते हैं, लैरिंग्स जिसे हम लोग साउंड बॉक्स, या फिर इसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। देखिए, स्वरतंत्र बोलते हैं इसे, स्वर यंत्र बोलते हैं, देख लेना इसको। लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स, या फिर इसे हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स जो रखा होता है, इसके जस्ट ऊपर की साइड में अगर हम देखेंगे, जो हमारा ये वोकल कार्ड यहाँ से बोलते हैं ना, साउंड बॉक्स जो ये रखा हुआ है, ये है लैरिंग्स। अब ये क्या है कि जो रेस्पिरेटरी हमारा ये एयर पाइप है, ये उसको, ये हमारा जो एयर पाइप यहाँ से गया हुआ पूरा, ये विंड पाइप जो गया है, ट्रैकिया गया हुआ है। ठीक है। तो ये जो यहाँ से लैरिंग्स कनेक्ट है, ये पार्ट यहाँ से लैरिंग्स से, ये दोनों कॉमन है। ये फूड पाइप के लिए भी कॉमन है, और हमारे साउंड के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन है यहाँ से। ठीक है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, किसी चीज़ को निगलते हैं, तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ कि ये इस तरीके से कुछ बना होता है, इस तरीके से। ठीक है। ये ऊपर रखा होता है, इसे हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं। ये ग्लोटिस हो गया, और इसके ऊपर एक इसको कवर करना, इस तरीके से कवर करेगा, ये इस तरीके से कवर कर देगा इसको। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिस बोलते हैं। ये इपीग्लोटिस वाला पार्ट हो गया। ठीक है। अब ये ग्लोटिस, इपीग्लोटिस जो होता है, ये इसका काम क्या होता है, इपीग्लोटिस का, मैंने बोला ये कॉमन पासवे होता है। एक 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 सबके लिए कॉमन रास्ता होता है, जो फूड भी पास होकर के जाएगा, और हवा भी इसी से पास होकर के अंदर जाएगा। ठीक है। तो दोनों जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को निगलते हैं ना, तो फूड हो गया, पानी हो गया, जब निगलेंगे अंदर जाएगा, तो वो अंदर ना चला जाए, हमारे विंड पाइप में ना चला जाए। तो इसके लिए क्या होता है, ये ग्लोटिड जैसे यहाँ पे लगा होता है, जब ये ऊपर जाएगा तो इपीग्लोटिड उसको बंद कर लेता है, और बंद करने के बाद फूड पाइप क्या होता है, पीछे के रास्ते से वो पूरा फूड पाइप में, मतलब वहाँ पे फूड निकल जाता है, हमारे विंड पाइप में फूड नहीं आता है। ठीक है। तो इसलिए ये ग्लोटिड और इपीग्लोटिड का काम हो गया। ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये इपीग्लोटिड क्या करेगा, इसको ये कवर कर लेगा, तो फूड क्या होगा, पास होकर के
एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएगा, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाने पाता है। अगर मान लीजिए कभी गलती से ऐसा हो जाता है, जैसे खाते खाते हम लोग बात भी करते रहते हैं, तो गलती से अगर कभी हो गया कि थोड़ा सा भी फूड पार्ट अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर मान लीजिए अगर आ गया है, विंड पाइप्स में आ गया है, जैसे जाने की कोशिश करता है तो अंदर से प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर आ जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, खांसी आ जाती है बहुत तेजी से और वो बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में फूड जाने के लिए हमारा विंड पाइप नहीं बना हुआ है, या फिर डस्ट भी गलती से अगर चला जाता है तो उसको भी छींकना स्टार्ट कर देता है, उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहां से हम थोड़ा सा केवल पार्ट ये समझा दिए, बाकी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जो लैरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स है, तो साउंड बॉक्स की हम बात करेंगे। साउंड बॉक्स के अंदर ये जो होता है वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, इसके अंदर एक दो जोड़ी, अगर हम बात करें दो जोड़ी यहां पर म्यूकस झिल्ली होती है, दो जोड़ी म्यूकस झिल्ली होती है इसके अंदर, और वो दोनों जोड़ी जो म्यूकस झिल्ली होती है वो मिल करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं वोकल कार्ड। ये दो जोड़ी म्यूकस झिल्ली होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोकल कार्ड बोलते हैं। ये कहां पर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, ये लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, दो जोड़ी झिल्ली होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो वोकल कार्ड है, ये वोकल कार्ड दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं वोकल कार्ड। अब ये वोकल कार्ड जो टू टाइप्स के हैं, इसमें से एक हो गया हमारे पास ऊपर का अपर वोकल कार्ड एंड नेक्स्ट इज लोअर वोकल कार्ड, ठीक है। ये म्यूकस झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में यहां पे लिख दे रहा हूं, म्यूकस मेम्ब्रेन, इसे हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। म्यूकस झिल्ली मीन्स दैट म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन दो जोड़े में होती, टू पेयर से में होता। एक पेयर हमारे पास ये है वन पेयर यहां पे है, और एक वन पेयर यहां पे है, वन पेयर। अब साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, ये जो वोकल कार्ड है, जो दोनों झिल्लियां हैं, एक जोड़ी इधर, एक जोड़ी इस साइड में है और एक जोड़ी इस साइड में, दो पेयर्स में है, ठीक है। अब एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब इसमें क्या हो गया कि जो वन पेयर ये है, इससे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, इससे साउंड आता ही नहीं, तो इसे हम लोग फॉल्स वोकल कार्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसे हम लोग फॉल्स वोकल कार्ड कहते हैं। इससे साउंड का प्रोडक्शन नहीं होता, फॉल्स वोकल कार्ड से कभी भी साउंड का प्रोडक्शन होता नहीं, साउंड निकलता ही नहीं। तो साउंड किससे निकलता है, जो लोअर वोकल कार्ड होता है, जिसे हम लोग ट्रू वोकल कार्ड कहते हैं। जो ट्रू वोकल कार्ड होता है तो साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम एयर, साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एयर, यहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है एक्चुअल में, ठीक है। यहां पे साउंड यहां से आवाज यहां से निकलती है, आवाज यहां से निकलती है, ठीक है। देख लीजिए, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लैरिंग्स जो साउंड बॉक्स होता है या वॉइस बॉक्स होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वोकल कार्ड। अब इस वोकल कार्ड से साउंड का प्रोडक्शन होता है, तो वोकल कार्ड्स के कौन से पार्ट से साउंड का प्रोडक्शन होता है, तो पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वोकल कार्ड कितने जोड़े में होते हैं, कितने पेयर्स में होते हैं। तो दो पेयर्स में होते हैं, मैंने बताया दो जोड़े इसके होते हैं। एक ऊपर की साइड में होगा, एक झिल्ली होता है, म्यूकस की झिल्ली होती है, ऊपर की साइड में होगा, और एक उसके जस्ट क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे के साइड में होगा। तो ऊपर वाला जो होगा, ऊपर का साइड वाला जो होगा, इससे साउंड नहीं आएगा, इसे हम फॉल्स वोकल कार्ड बोलेंगे। लेकिन जो नीचे का होता है, साउंड इससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमारा क्लियर हो गया, मैंने बता दीजिए, देख लीजिए एक बार उसको। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको बताया था कि लंग्स को हमने, जो फेफड़ा है, लंग्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दो पार्ट्स में लंग्स को डिवाइड कर लिया था।
एक हमारे पास हो गया राइट लंग्स और दूसरा हो गया लेफ्ट लंग्स। तो ये लंग्स का पार्ट हो गया, एक राइट लंग्स हो गया, दूसरा हो गया लेफ्ट लंग्स हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो राइट वाला जो दाहिना लंग्स होता है और ये बायां लंग्स हो गया, फेफड़ा हो गया। अब ये जो राइट लंग्स होता है इसके मैंने बताया थे 3 पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन में जो राइट लंग्स होता है हम लोगों में, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब ये 3 लोब्स होते हैं इसके, मैंने बताया था 3 लोब्स में, इसके 3 लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। और ये जो लेफ्ट लंग्स होता है ना, इसके 2 लोब्स हमने आपको बताए, 2 लोब्स, ये 2 लोब्स हैं इसके, ठीक है। तो अब ये इसके जो 3 लोब्स हैं, इसके कौन कौन से 3 लोब्स हैं? एक होता है सुपीरियर लोब, एक सुपीरियर लोब हो गया, दूसरा हो गया मिडल लोब, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था इंफीरियर, जो सबसे नीचे का होता है, इंफीरियर लोब। तो 3 लोब्स में इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मैंने सुपीरियर, इंफीरियर, ये चीजें हमने लंग्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, आपको सारा पार्ट्स हमने बता दिया। और ये लेफ्ट हमारे पास है, तो लेफ्ट लंग्स में 2 ही होते हैं, एक होता है सुपीरियर लोब्स और एक होता है इंफीरियर लोब्स। केवल इतना ही होता है। यहां आगे आप लेफ्ट लिख सकते हो, लेफ्ट सुपीरियर लोब्स और लेफ्ट इंफीरियर लोब्स, ठीक है। तो ये लंग्स का मैंने आपको डिवाइड करके दे दिया था। अब अगर आप मान के चलिए, मैंने आपको बोला था कि राइट लंग्स अगर हमारे पास के 3 पार्ट्स हैं और इसके 2 पार्ट्स हैं, तो ब्रोंकस कितने होंगे इसमें जो लंग्स में जा रहे हैं, तो उसको भी हम क्लासिफाई करके डिस्कस कर लेते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट हम इसका बता देते हैं। एक क्लासिफिकेशन ये हो गया, एक दूसरा है ब्रोंकस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रोंकस, हालांकि ये सारा पार्ट हमने लंग्स में डिस्कस कर लिया, बस क्लासिफिकेशन ही केवल हम आपको बता रहे हैं। ब्रोंकस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि लंग्स हमारे पास 2 हैं, तो दोनों लंग्स में जाने के लिए 2 ब्रोंकस होने चाहिए। एक ब्रोंकस हमारे पास हो गए गोस टू, एक हो गया राइट ब्रोंकस, एक हो गया राइट ब्रोंकस एंड सेकंड इज लेफ्ट ब्रोंकस। एक राइट ब्रोंकस हो गया, दूसरा हो गया लेफ्ट ब्रोंकस हो गया। अच्छा, राइट ब्रोंकस ये जो डिवाइड हो जाता है, ये कितने ब्रोंकियोस में डिवाइड होता है? तो मैंने आपको बताया था फेफड़े में, जब उस समय समझा रहा था रंग, कि राइट ब्रोंकस 3 पार्ट्स में डिवाइड अगर हुआ है लंग्स का, मैंने बताया था कि सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर लंग्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 लोब्स में डिवाइड हुआ है, तो ब्रोंकस 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहां पे अंदर जाकर के 3 ब्रोंकियोस बनाएंगे, ये ब्रोंकियोस बनाएंगे, ब्रोंकियोल, एक ब्रोंकियोल ये बनाएगा, यहां भी आ जाएगा ब्रोंकियोल और यहां पर भी आ जाएगा ब्रोंकियोल। यानी 3 ब्रोंकियोस में मैंने बताया था, एक ब्रोंकियोस ऊपर वाले में जाएगा, ठीक है, एक ब्रोंकियोस जाएगा कहां पर जाएगा, ये जो सुपीरियर लोब है, दूसरा आ जाएगा मिडल लोब में और तीसरा ब्रोंकियोल कहां पे आ जाएगा, इंफीरियर में आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से सिमिलरली यहां पर भी आ जाएगा, 2 आएंगे इसमें, केवल लेफ्ट ब्रोंकस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आगे चलकर ये 2 ब्रोंकियोस में आ जाता है, 2 ब्रोंकियोस। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रोंकस कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ब्रोंकस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक राइट लंग्स में जाने के लिए और एक लेफ्ट लंग्स में जाने के लिए। लेकिन ब्रोंकस डिवाइड तो हो गया, जैसे मैंने बताया मेन चीज ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सॉरी मैंने गलत बोला कि ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे ब्रोंकस बना लेता है। अब एक ब्रोंकस होता है वो राइट वाले में जाता है और एक लेफ्ट वाले लंग्स में जाता है। ब्रोंकस फिर से जब डिवाइड होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो बना लेता है ब्रोंकियोल्स। तो लेफ्ट राइट वाले में जो जाएगा वो 3 ब्रोंकियोल्स बनाएगा और लेफ्ट वाले में जो जाएगा वो 2 ब्रोंकियोल्स बनाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए।
तीसरा जो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में, लेयर ऑफ लंग्स। लेयर ऑफ लंग्स की अगर मैं बात करूं, जिसे कवरिंग बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर बोलते हैं या कवरिंग लेयर बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसके लेयर ऑफ लंग्स के प्रोटेक्टिंग लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा। प्ल्यूरा, इसके लेयर्स का नाम क्या है, प्ल्यूरा। अब मैंने फिर से वहां भी बताया था कि 2 टाइप्स का प्ल्यूरा होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता आउटर लेयर और दूसरा होता है इनर लेयर। इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर, 2 लेयर हो गए। अब ये आउटर लेयर का नाम क्या है, आउटर लेयर का इसका नाम हो जाता है पैराइटल प्ल्यूरा, और इसका इनर लेयर जो होता है इसका नाम होता है विसरल प्ल्यूरा। तो ये हमारे पास जो बाहर का कवरिंग लेयर होगा उसे हम लोग पैराइटल प्ल्यूरा बोलेंगे, और जो अंदर वाला होगा उसे हम लोग विसरल प्ल्यूरा बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम मैंने बोला था, आपको बताया था विसरल प्ल्यूरा का, पल्मोनरी प्ल्यूरा। तो पल्मोनरी प्ल्यूरा के नाम से भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है। अब फिर से यहां से एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि आउटर लेयर यानी जो पैराइटल प्ल्यूरा होता है या फिर जो विसरल प्ल्यूरा, इन दोनों में से कौन है जो लंग्स को 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो लंग्स का पार्टीशन होता है, मैंने बताया लंग्स, राइट लंग्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और लेफ्ट लंग्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला इसमें से कौन सा प्ल्यूरा है जो रेस्पॉन्सिबल है, जो डिवाइड करता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से है कि जो पैराइटल प्ल्यूरा है ये तो आउटर कवरिंग है, बाहर का है, बाहर से एक कवरिंग दिया हुआ, जैसे कपड़ा मैंने पहन के रखा हो तो बाहर से एक प्रोटेक्टिंग लेयर दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं डिवाइडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो दूसरा जो है पल्मोनरी प्ल्यूरा, या जिसे हम लोग विसरल प्ल्यूरा कहते हैं, जो अंदर का इनर मोस्ट लेयर होता है, अंदर का लेयर होता है, ये पार्टीशन करता है। जो लंग्स राइट वाला 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और लेफ्ट वाला 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो लोब्स में डिवाइड होता है, तो वो जो तीनों लोब्स या 2 लोब्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, तो विसरल प्ल्यूरा की वजह से बनते हैं, या हम कहें सिंपल से पल्मोनरी प्ल्यूरा की वजह से बनते हैं। ठीक है। तो ये पार्ट्स हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन का जो लंग्स हमने बताया था वो एंड हो गया क्लासिफिकेशन। अब यहां से सिंपल सा मैंने आपको ये भी डिस्कस करके बता दिया था कि इन दोनों लेयर के बीच में दोनों मेम्ब्रेन होती है, झिल्लियां होती है, कवरिंग लेयर होता है, इन दोनों के बीच में लिक्विड भरा होता है, और उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड। क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो कौन सा फ्लूइड बोलते हैं, प्ल्यूरा फ्लूइड हो जाता है वहां पे। ठीक है। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, इससे एक डिजीज हो जाता है जिसका नाम प्ल्यूरिसी मैंने बताया था आपको। तो वहां पर भी लंग्स का जो स्ट्रक्चर बना के दिया है, वहां से एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। तो बाकी का जो लंग्स का पार्ट है वो पूरा स्ट्रक्चर जो मुझे बनाना था, डायग्रामेटिक जो समझाना था, वो मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है। अब इसके बाद का जो पार्ट है, अब एक सिस्टम से, जैसे मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या पूरे पार्ट्स मिलकर के एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे नोज हो गया हो, या मैंने कहा फेरिंग्स हो गया हो, लैरिंग्स हो गया हो, ट्रैकिया हो गया हो, या ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकियोस, ये सब मिल करके पूरे लंग्स का एक सिस्टम बना लेते हैं, या रेस्पिरेशन का एक सिस्टम बना लेते हैं, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट हेडिंग है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। अब मेन हेडिंग हमारा यहां से स्टार्ट होगा, रेस्पिरेशन, क्योंकि हर एक पार्ट को हमने समझ लिया है। अब लंग्स पढ़ लिया है, अब हमें गैसेस एक्सचेंज भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या, देखिए रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होता है। एक इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होगा, और दूसरा क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस होगा, दूसरा क्या होगा,
केमिकल प्रोसेस होता है। अब फिजिकल केमिकल दोनों प्रोसेस से मिल करके, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस के मिलने के बाद क्या होता है कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। यानी आप सिंपल सा नहीं बोल सकते केवल फिजिकल प्रोसेस या केवल केमिकल प्रोसेस से एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। मेन चीज तो हमारा जो है केमिकल प्रोसेस से ही एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ये तो सिंपल से कह सकते हैं। लेकिन उसमें फिजिकल प्रोसेस का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, कि एयर अंदर जाएगा, अब जैसे एयर को अंदर लेना और बाहर निकाल देना, ये पूरा फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस जो होता है वो हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन में डिस्कस करेंगे। जो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो जाने के बाद जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है उससे मिलने के बाद, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वाटर निकालता है, और साथ में ढेर सारा एनर्जी बना करके दे देता है, ठीक है। तो रेस्पायरेशन में एक्चुअल हो क्या रहा, सिंपल से अगर हम बताएं कि जैसे ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस, अब प्लस लिखे यहाँ पे, कितना ऑक्सीजन, मैंने बोला 6O2 ऑक्सीजन ले लिया यहां से। अब ये क्या हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा, ऑक्सीजन ले लिया। अब इस ऑक्सीजन लेने के बाद ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको तोड़ेगा। ये ऑक्सीजन का केवल इतना ही काम है कि इस ग्लूकोज को तोड़ना है, बाकी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इसका कोई यूज ही नहीं है। सिंपल सा देख लीजिए, अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता हमारे बॉडी में एग्जैक्टली ऑक्सीजन का यूज क्या है, तो आप यहां से देख सकते हैं केवल और केवल ऑक्सीजन का काम इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम लोग रेस्पायरेशन कर रहे हैं। तो ग्लूकोज को तोड़ेंगे जब, तो यहां से क्या बना लेगा, 6CO2, 6 मॉलिक्यूल आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और 6H2O बना लेगा, यहां से पानी भी निकाल देगा, ठीक है। और एनर्जी बना देता है। एनर्जी मतलब कितना एनर्जी बनाता है, तो 38 ATP का प्रोडक्शन करता है, 38 ATP बनाता है, 38 ATP का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ATP का मतलब क्या होता है, ATP सिंपल सा ATP इसके फॉर्म में एनर्जी बना के देता है, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसके फॉर्म में हमें 38 ATP मिलता है, एनर्जी मिलता है। बनाते हैं तो पूरे 40 ATP बनाते हैं, बनाने का तो पूरा 40 ATP बन जाता है। लेकिन जब हम आपको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस समझाएंगे या एसिटाइल कोई एंजाइम ए का फॉर्मेशन या क्रेब्स साइकिल समझाएंगे, तो वहां आपको मैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में बताएंगे कि इसको स्टार्ट होने के लिए कम से कम 2 ATP की जरूरत होती है। 2 ATP वहां पर वो कंज्यूम कर लेता है, ले लेता है, और बनाता तो पूरा 40 है, लेकिन तो वो 2 ATP जो ये ले रखा है पहले, उसको हम लोग वहां से माइनस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें केवल 38 ATP ही मिलता है, ठीक है। तो रेस्पायरेशन में हो क्या रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बोलेंगे कि कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है, कहां से आ गया ऑक्सीकरण, तो कहीं से नहीं आया, ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये टूट रहा है। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो ये नहीं टूट रहा है, तो ऑक्सीजन के मिलने की वजह से ही टूट रहा है ये। तो ऑक्सीजन की वजह से इसे ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर ऑक्सीजन नहीं तो इसका ऑक्सीकरण होगा ही नहीं, ठीक है। तो यही डेफिनेशन हमारा जो है रेस्पायरेशन का भी है कि द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करके दे देता है, बना के दे देता है। कितना एनर्जी बनाता है, 38 ATP बनाता है, ठीक है। अब इसमें गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता। रेस्पायरेशन का जब भी हम डेफिनेशन समझाते हैं तो उसमें हमें गैसेस का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं डिस्कस करना होता, लेकिन फिर भी जब इसका फिजिकल प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का पूरा पार्ट हम लोग जरूर समझेंगे, ठीक है। तो ये अपना रिएक्शन देख लेना कौन सा है, कैसे बना, ये ATP का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो चेक कर लीजिए एक बार, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।